Hello, good evening to all of you. Welcome you all in भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटर डॉक्टर एन के भार्गव। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12 की एक नया चैप्टर शुरू किए थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है क्लास 12 का वो होल कंप्लीट कर चुके हैं। सारे टॉपिक उसमें कवर किया गया है। एनसीईआरटी को टोटल उसमें ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो अगर आप उस वीडियोस को देखते हैं और साथ साथ में एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं और एमटीजी का क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो आपका पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आप लोग ये सब कर रहे होंगे और ज़रूरी भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आप बोर्ड हो चाहे वो आपकी नीट के लिए हो। खैर, आज की क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ और आगे बातें करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कुछ चर्चा किए थे, उसके डेफिनेशन देखे थे, डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइंस देखे थे। इसमें हम लोग ये भी देखे थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स का भी डिस्कशन किए थे, जैसे कि पॉपुलेशन का कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है जिसे हम लोग एमटीपी बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं, उसे क्या यूज होते हैं, आर्ट टेक्निक क्या होते हैं यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, और साथ साथ में हम लोग ये भी देखने वाले आगे, और पिछले क्लास में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर आप इस चैनल पे हैं तो नए हैं तो जाके जरूर मेरे इस वीडियो को देखें। खैर, तो पिछले क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन ये पढ़े थे कि हमारे सोसाइटी में अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और बिहेवियरल फिट है तो हम मानते हैं कि दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिव फिट। लेकिन रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा वो फिजिकली उसका जो है कैसा है, सेक्सुअली फिजिकली कैसा है, मेंटली क्या उसके विचार होते हैं रिप्रोडक्शन को लेके, सोशली उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये सारे बातों को इंक्लूड करके हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिट है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग ये भी देखे चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1951 में एक प्लान लाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसका बाद में नाम बदल के जो है आपको आरसीएच कर दिया था, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया था, जैसे कि लोगों में अवेयरनेस को फैलाना। अब अवेयरनेस किस चीज के लिए कि बहुत सारे लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सेक्स ऑर्गन के बारे में मालूम नहीं होता है, एक्चुअली ये कैसे फंक्शन करते इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम होता है। तो इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, एडोलसेंस क्या होती है, पुबर्टी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उस दौरान हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, फीमेल अपने आप को कैसे उसमें सुरक्षा रख सकती हैं, इन सारी बातों के अवेयरनेस के बारे में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बताए गए थे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, इन सारी बातों को इंक्लूड किया गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें हम लोग देखे थे एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस, एक टेक्निक भी है जिसके थ्रू हम लोग जो फीमेल जी क्या बोलते हैं वो वॉर्म जो होता है फीमेल यूटेरस के अंदर, जो वॉर्म होता है, वॉर्म के अंदर जो आपके फिटस होता है, उस फिटस के जो ये एक कैविटी में होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एमनेटिक फ्लूइड। इस एमनेटिक फ्लूइड्स को हम लोग एस्पिरेट करते हैं निडल्स के माध्यम से और उसकी जांच करते हैं, यानी उसके क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो होने वाला फटस है वो आगे चल किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिससे आगे चल के बच्चे के डेवलपमेंट में डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उससे पहले हम लोग उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अभी जो है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे इलीगल बनाया गया, इस पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसके बहुत ही साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो है आपका एबॉर्शन। वो इसलिए क्योंकि एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एक्चुअली हम लोग क्रोमोसोम का शेप, साइज, उसके नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाती है, या नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है, या क्रोमोसोम के शेप एंड साइज में किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी जो होती है, तो उससे जो है आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। खैर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं इसके खुल के चर्चा करने वाले हैं हम लोग जेनेटिक्स शुरू करेंगे तब, ठीक है।
तो इस प्रोसेस में इसको इलीगल इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो अगर किसी पेरेंट्स को इस बारे में मालूम चलता है कि ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई, तो आगे चल के इस पे बहुत सारे अबॉर्शन के केसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे बैन कर दिया गया। तो इसको हम लोग अगर इमेज के माध्यम से समझे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फीमेल है। मैं एक छोटा सा इमेज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। इमेजिनेशन कीजिए ये एक फीमेल है और फीमेल का ये एक वोम्ब है जिसके अंदर जो है बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी फिटस का डेवलपमेंट होता है। ये एक मदर है जो कि ले डाउन है, लेटी हुई है। कुछ ऐसा इमेज समझ सकते हैं। तो ये एक फीमेल है और ये जो देख रहे हैं ये इसका वोम्ब है जिसके अंदर फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ऐसे। और ये एक सैक में रहती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है और इसके अंदर फ्लूइड का फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये कह सकते हैं ये जो है आपका वोम्ब है और वोम्ब के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिटस यानी बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो है ये आपका हो जाएगा बेबी। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। और इससे ये एक इसके नाभि से एक जो है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसके अंदर जो फ्लूइड भर रहे होते हैं इसे बोलते हैं हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियन। और इसके बेबी के जो बॉडी होता है इसके ऊपर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। उस सेल्स जो होते हैं ये आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जाते हैं। तो ये एक निडल के माध्यम से, कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये एक निडल के माध्यम से इसे हम लोग एस्पिरेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद जो है इसका हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, इसे क्रोमोसोम्स के नंबर्स देखते हैं। तो ये जैसे ही हम लोग पता कर लेते हैं कि जो आपके क्रोमोसोम है, जो बेबी के क्रोमोसोम है, क्या वो एक्स्ट्रा सेट में आ गए हैं या एक सिंगल क्रोमोसोम है। तो अगर ये पता कर लेते हैं तो हम लोग को अच्छे से मालूम चल जाता है कि उसको कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इसकी सेक्स है एक्स एक्स और एक्स वाई, ये भी इससे मालूम चल जाता है कि वो बॉय है या गर्ल है। इसलिए जो एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको बैन कर दिया गया फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। खैर ये तो प्रोसेस था आपके एमिनोसिंथेसिस का। अब जैसे ही आपको रिसोर्सेस एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम के द्वारा लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाई गई और जो है जैसे डेथ रेट कम हुआ, उसके बाद धीरे 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 देखा गया कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करने लगा। और ये पॉपुलेशन अचानक से बहुत सारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि इन सारे पॉपुलेशन को लिए जो है आपको जो है रिसोर्सेज जुटाना भी बहुत बड़ी काम थी। उनके लिए भोजन देना, घर देना, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो इसके लिए जो सरकार ने जो है कंट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट किया। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए रिसोर्सेज एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई। तो अचानक से जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज देखा गया, ये कुछ ऐसा इसका कुछ डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस छोटे से डाटा को मैं आपके यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस समझ रहे हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए, अगर हम लोग पॉपुलेशन को जब भी काउंट करते हैं तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन के मुकाबले कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये दो सेक्शन में देखा गया, एक पहले 1900 के पहले और 2000 के बाद।
देखा गया कि पॉपुलेशन कितना था, तो पाया गया कि 1900 के पहले और 2000 के बाद पॉपुलेशन कैसा था, 2000 ईस्वी के बाद पॉपुलेशन। तो इसमें हम लोग दो देखेंगे, कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया का पॉपुलेशन कितना था। तो पाया गया कि 1900 में जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन करीब करीब 2 बिलियन था, और 2000 ईस्वी तक आते आते ये पॉपुलेशन जो है ये 6 बिलियन तक पहुंच गया। यानी अचानक से ये पॉपुलेशन में जो बूम देखने को मिला, इसे हम लोग आगे चल के हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों किया, इसके पीछे कुछ से रीजन है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये 1947, चूंकि 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं था, तो उसके पहले कोई भी ऐसे प्रॉपर जनगणना नहीं हुई थी जिसको हम लोग एग्जैक्ट रिजल्ट मिल चुके। 1947 के बाद जो हमारे देश में हर 10 साल के बाद जनगणना शुरू हुआ, और ये जनगणना से हम लोग को प्रॉपर डिटेल्स मिलना शुरू हो कि हमारे देश में जो है 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो गई। तो देखा गया 1947 के बाद जो है करीब करीब 350 मिलियन पॉपुलेशन देखा गया इंडिया का, जो 2000 के आसपास जो है करीब करीब 1 बिलियन हो गया। अचानक से इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ गया, और 2002 से 2011 के बीच में से देखा गया ये पॉपुलेशन जो बढ़ के करीब करीब 7.2 बिलियन हो गया। यानी अचानक से ये पॉपुलेशन में जो बढ़ाव देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसे कुछ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में यह टर्म दिया भी है, आप देख सकते हैं, अगर लेके एनसीईआरटी बैठे होंगे तो जरूर देखें। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कुछ ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion. Is called population explosion. तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ, अचानक से पॉपुलेशन में इतनी बढ़त हुई, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है सरकार के सामने एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क थी कि इतने सारे पॉपुलेशन के लिए हम रिसोर्सेज कहाँ से लाएं, कैसे इनके लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था करें, भोजन की कहाँ से प्रबंध करें, शिक्षा कहाँ से व्यवस्था कर सके, स्वास्थ्य कैसे व्यवस्था कर सके। तो अब इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात हुई। लेकिन फिर ये जानेंगे कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे का कुछ रीजन है। रीजन भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आप लोग ये लिख चुके होंगे। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं इसे मिटाऊंगा फिलहाल। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो अचानक से पॉपुलेशन की साइज में बढ़त हुई और उनका ग्रोथ रेट जो बढ़ गया पॉपुलेशन का, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये तब होती है जब अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती है, जब आपके बर्थ रेट ज़्यादा होते हैं, डेथ रेट कम होते हैं, जब आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम पड़ते हैं, तब जाके आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये कह सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। सिंपल सी बात है कि पहले स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, जो भी बच्चे हुआ करते थे अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती, यानी वो जन्म लेते ही मर जाते थे। तो ऑफकोर्स वो पॉपुलेशन थोड़ा सा कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, आपके ये अच्छे अच्छे अस्पताल व्यवस्था की गई, तब बच्चों की मृत्यु भी कम हुई और साथ साथ में उनकी माँ की मृत्यु भी कम हुई। तो इस तरह पॉपुलेशन की संख्या जो है, साइज जो है अचानक से बढ़ गया। तो इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। इनके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि डेथ रेट जो है वो डिक्रीज कर गया। सबसे बड़ा रीजन जो है, डेथ रेट जो है, मरने का जो रेट है वो कम हो गया, ये लोगों की कम मृत्यु होने लगी। दूसरा चीज है कि अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था किया गया, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ की अच्छी व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से लोगों में डेथ रेट की संख्या कम देखने को मिली। तीसरा जो रीजन था कि जो बच्चे थे जो अभी भी जन्म ले रहे थे, उनकी जो है मृत्यु कम हो गई। जैसे कह सकते डिक्रीज इन्फेंट
डिक्रीज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, उनकी जो है मृत्यु दर कम हो गई। जो अगला पॉइंट था इसमें, डिक्रीज इन्फेंट जैसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो भी जो है माँ थी जो बच्चों को जन्म दे रहे थे उनकी जो है मृत्यु की चांस जो है कम हो गई, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई थी। डिक्रीज मैटरनल यानी माँ की डिक्रीज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिलेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूंकि एक डाटा है, इसे याद करना पड़ेगा। चलिए, ये सारा चीज तो हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोग को पढ़ना है कि इन सारे पॉपुलेशन जो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ तरीके होंगे, कुछ मेथड्स होंगे। तो एक मेथड्स है जिसे बोलते हैं हम लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये पहले से भी इंट्रोड्यूस थे, इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। ये व्यवस्था तो पहले से ही था, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं को रहती। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में लोगों को बताइए, कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं, इसके यूज कैसे करना होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे बात लोगों को बताया गया। तो अगर देखा जाए तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस बहुत ही आइडियल होता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ज़्यादा आपके रिलायबल हैं, ये सारे बात कह सकते हैं। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो है एक तरह के मेथड्स भी है जिसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो होते हैं, पहले को बोलते हैं हम लोग नेचुरल मेथड, दूसरा जो मेथड है उसे बोलते हैं हम लोग बैरियर मेथड, और एक तीसरा मेथड उसे बोलते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड। इन तीनों मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटाऊंगा, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है ये है कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अब कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं? तो ये जो है आपके फ्रेंडली होते हैं, इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी इसे प्रमोट किया जा रहा है, अवेलेबल कराया जा रहा है, बहुत ही इफेक्टिव है। रिवर्सिबल मेथड है विथ नो साइड इफेक्ट, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते। मेथड फॉर कंट्रोल पॉपुलेशन, तो कह सकते हैं ये एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत फ्रेंडली है, आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है। अच्छी बात इसमें ये रिवर्सिबल है, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, इसे कोई साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं और इससे पॉपुलेशन आपके कंट्रोल होते हैं। तो ये हो गया आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है इसमें कुछ मेथड्स हैं, इस मेथड्स को हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। दूसरा जो मेथड है इसे बोलते हैं हम लोग बैरियर मेथड, और तीसरा जो मेथड है ये हमारा है सर्जिकल मेथड। ये मेथड जो है हमारा परमानेंट मेथड है, ये हमेशा के लिए आपके जो है रिप्रोडक्शन को क्या कह सकते हैं कि आपके बेबी बर्थ को कंट्रोल कर देगा। तो ये तीन तरह के मेथड देखने को मिलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में, ये क्या नाम है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड एंड द सर्जिकल मेथड। इन तीनों मेथड में जो आपका नेचुरल मेथड होता है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग नेचुरली खुद के इफर्ट से प्रयास करते हैं कि जो आपका सीमेन है और जो आपका फीमेल ओवम है वो फ्यूज ना हो, यानी कह सकते हैं उनके मीटिंग को अवॉइड कराता है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट या विदाउट एनी डिवाइसेस। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका होता है नेचुरल मेथड। इसमें सबसे पहला जो आपका मेथड आता है उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं।
तो पहला जो मेथड है आपका नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में विदाउट एनी डिवाइस हम जो है आपके सीमेन यानी मेल गैमेट्स जो आपके होते हैं, मेल से निकलने वाले जो आपके स्पर्म होते हैं, जो इजुकुलेट होते हैं, उसको फीमेल ओवम के साथ फ्यूज होने से अवॉइड करते हैं। तो इसमें 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है ऐसा लिख सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें 3 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड। दूसरा जो मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं बैरियर मेथड। और तीसरा जो मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड। ये 3 मेथड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। सबसे पहला मेथड इसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये बहुत ही सिंपल मेथड है लेकिन बहुत रिलायबल नहीं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा जो मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं क्वाइट्स इंटरप्ट्स मेथड। दूसरा मेथड है इसे बोलते हैं हम लोग क्वाइट्स इंटरप्ट्स मेथड। और इसमें जो तीसरा मेथड है इसे बोलते हैं हम लोग लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। सिंपल मेथड है लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। ये 3 मेथड्स हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ने वाले हैं। बैरियर मेथड्स में हम लोग जो है कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कॉन्डोम्स हो गए। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, मेल और फीमेल दोनों कॉन्डोम्स होते हैं। और दूसरा जो होता है इसमें जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ये आते हैं आपके केमिकल मेथड। इसमें आपको आ जाएंगे कुछ मेडिसिन्स, कॉपर टी, इटेसी। और तीसरा जो मेथड है इसे बोलते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड एक जो है परमानेंट मेथड है जिसके बाद जो फीमेल कभी मां नहीं बन सकती है। तो इसमें 2 मेथड देख लेते हैं। ये मेल में भी होता है और आपके फीमेल में भी कर सकते हैं। तो मेल में जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग वेसेक्टॉमी। इसे हम लोग बोलते हैं वेसेक्टॉमी। और जो फीमेल में देखने को मिलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। ये पूरा आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया। पहला एक जो है नेचुरल मेथड, यानी नेचुरली विदाउट एनी हम लोग डिवाइस स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोकते हैं, अवॉइड करते हैं मिलने से, इसे बोलते हैं नेचुरल मेथड। दूसरा बैरियर मेथड। इसमें किसी बैरियर के में किसी रुकावट की मदद से, किसी मैकेनिकल मेथड्स के माध्यम से, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो है हम लोग स्पर्म और ओवम की फ्यूजन, ये सीमेन और ओवम की फ्यूजन को रोकते हैं। और तीसरा है सर्जिकल मेथड। इसमें सर्जरी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से हमेशा के लिए परमानेंट जो है स्पर्म ओवम के फ्यूजन को रोक देते हैं। तो पहला जो आपका नेचुरल मेथड है इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड होता है वो है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग अवॉइड करते हैं, यानी फीमेल जो में आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेज देखने को मिलते हैं, जो आपका 28 to 29 डेज का जो साइकिल होता है फीमेल में, उसे हम लोग बोलते हैं आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 to 3 to 4 डे जो होता है ये हैवी ब्लीडिंग डे होता है, जिसमें बहुत सारी आपका इंडोमेट्रियम के लेयर जो होता है वो विजाइना के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद जो है 5 to 14 डेज, 15 डेज का जो समय होता है आफ्टर ब्लीडिंग डे, ये समय जो होता है बहुत ही फर्टाइल डे होता है। इस दौरान जो होते हैं आपके एक मैच्योर ओवम जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इस दौरान जो है आपका मेल पार्टनर जो होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अवॉइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं होता है। तो ये मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा जो हमारा मेथड है इसे बोलते हैं हम लोग क्वाइट्स इंटरप्ट्स मेथड। ये एक ऐसा मेथड है
जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया सकता है। इसमें आपके फेल्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वाइट्स इंटरप्ट्स मेथड में क्या करते हैं, जो आपके मेल पार्टनर होते हैं वो अपने पेनिस को जो है वो बाहर निकाल देते हैं, या वेजाइना से हम लोग इस बाहर निकाल देते हैं स्पर्म की इजैकुलेशन होने से पहले। तो ये दूसरा मेथड, इसे बोलते हैं हम लोग क्वाइट्स इंटरप्ट्स मेथड। इसे हम लोग पुल आउट्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो हमारा जो मेथड है इसे बोलते हैं हम लोग लैक्टेशनल एमनेरिया। ये एक ऐसा मेथड है जिस दौरान फीमेल में लैक्टेशन हो रहा होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं हम लोग जैसे ही पार्चुराइजेशन होता है, डिलीवरी होता है, उसके फीमेल में जो है आपका मिल्क का सेक्रेशन होता है। उस दौरान जो है फीमेल में जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस स्टॉप रहती है, नहीं देखने को मिलते हैं। तो उस दौरान जो है आपके ओवम का रिलीज नहीं होता है। तो ये मेथड जो है आपको उस समय काम आता है, लैक्टेशनल एमेनेरिया। तो ये लगभग लगभग 6 मंथ तक वैलिड है। इसके बाद ये मेथड का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही इसका कोई सक्सेस देखने को मिलते हैं। ये तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमेनेरिया, यानी जब तक फीमेल में मिल्क का सेक्रेशन हो उस दौरान जो है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहते हैं, और उस दौरान जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं तो आपके फ्यूजन नहीं देखने को मिलते हैं, यानी उस समय प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। तो ये जो तीनों थे आपके नेचुरल, इसमें देखिए हम लोग बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोकते हैं। ये था आपका नेचुरल मेथड। दूसरा आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो होता है इसमें जो है हम लोग किसी बैरियर की मदद से, यानी हम लोग स्पर्म और ओवम को बीच में ही रोक देते हैं फ्यूज होने से। तो इसमें हम लोग फिजिकल मैकेनिकल किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉन्डम्स। ये लेटेक्स का बना हुआ आपका एक सब्सटेंस, ये एक मटेरियल होता है जो कि आपको पेनिस और फीमेल में जो सर्विक्स होता है उसको कवर करने का काम करता है, जिससे आपके स्पर्म और ओवम जो होते हैं फ्यूज नहीं हो पाते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको भाल्ट भी आते हैं, कैप भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हैं देखने को मिलते हैं। दूसरा इसमें केमिकल मेथड भी देख सकते हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह आते हैं जो कि हार्मोनल होते हैं, हार्मोनल पिल्स होते हैं। उस समय जो है वो हार्मोन वो आपके जो है ओवम के सेक्रेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। इसमें कॉपर टी भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमेशा बहुत रिलायबल है और ये परमानेंट मेथड होता है, जिसमें हम लोग हमेशा के लिए जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हमेशा के लिए उसमें जो है स्पर्म और ओवम के सेक्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। मेल में इसे हम लोग बोलते हैं वेसेक्टॉमी, और जो फीमेल होती है उसमें देखते हैं हम लोग ट्यूबेक्टॉमी। तो ये जो था पूरा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आई होप आप लोग इस ये लेक्चर को अच्छे से समझ रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब आपका काम ये रह गया कि इसे जाके एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड करें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ में। इसे हम लोग फिर से नए क्लास में डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।